साल 2022 में राजस्थान की पुलिस एक आदमी से किसी मामले में पूछताछ कर रही थी। लेकिन वो जो आदमी थाने के अंदर बैठा हुआ था उसकी नज़र अचानक से नोटिस बोर्ड पर जाती है। जो थानों के अंदर अमूमन नोटिस बोर्ड लगे होते हैं। जब उस नोटिस बोर्ड पर उसकी नज़र जाती है तो उस व्यक्ति की नज़र बार बार उस नोटिस बोर्ड पर लगी एक तस्वीर पर जाकर टिकती है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये देखते हैं कि ये व्यक्ति बार बार नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहा है, तो उसके बाद में पुलिस वाले उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या इस नोटिस बोर्ड पर जिस लड़की की तस्वीर लगी है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो उसके बाद में ये व्यक्ति एक ऐसा जवाब पुलिस वालों को देता है कि जिसके बाद में पुलिस वालों के भी पांव तले से जमीन खिसक जाती है। ये व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है, क्या तुम लोग इस लड़की को ढूंढ रहे हो? तो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ, हम इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। तो उसके बाद में ये लड़का कहता है कि दरअसल इस लड़की को तो मैंने ही मारा है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों के सामने कहता है तो पुलिस वालों की तो रूह कांप जाती है। उसके बाद में ये मामला जो था बड़े बड़े अफसरों तक भी पहुंचता है। एंड जब पुलिस वालों के कुछ बड़े बड़े अफसर भी इस व्यक्ति से आकर पूछताछ करते हैं तो उसके बाद में ये जो व्यक्ति था कुछ ऐसा खुलासा करता है कि जिसका अंदाजा पुलिस वालों को भी बिल्कुल नहीं था। दरअसल ये व्यक्ति बताता है अलग अलग मामलों में इसने 50 लड़कियों की हत्या की है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस वाले सुनते हैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक व्यक्ति उन्होंने किसी मामले में पूछताछ के लिए पकड़ा था और ये व्यक्ति बोल रहा है कि इसने 50 महिलाओं की हत्या की है। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो व्यक्ति थे इसकी वजह से 50 लड़कियों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। और जब ये केस खुला तो हर कोई हैरान भी था, परेशान भी था। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोग को लगातार जो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो मिलती रहेंगी। आप लोग वैसे मुझे ऑलरेडी लिस्ट सुनते हैं, ऑलरेडी आप मुझे जानते हैं। आप ट्रू क्राइम सफर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब करके ज़रूर रखा होगा, तो उस पर तो आप लोग मुझे सुनते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को जो क्राइम की कहानियाँ सुनाऊंगा ज़रा हट के सुनाऊंगा, इसलिए इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप सब्सक्राइब करें। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी राजस्थान के जयपुर की है। और इसी जयपुर के अंदर एक थाना लगता है, करघनी थाना। और यहीं पर एक परिवार जो कि किराए पर रहा करता है। और इस परिवार का जो मुखिया है इसका नाम विक्रम है। और इसके साथ में जो इसकी पत्नी रहती है, इसके साथ में जो लड़की रहती है उसका नाम रोशनी है। अब चूंकि विक्रम और जो रोशनी थे, इनका जो मकान मालिक था उसके साथ में अच्छे संबंध थे। आमतौर पर वैसे कुछ किराएदार ऐसे होते हैं कि जिनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है, कुछ मकान मालिक ऐसे भी होते हैं कि जिनको किराएदार से मतलब नहीं होता है। लेकिन विक्रम और रोशनी इनके किराएदार से घनिष्ठ संबंध थे। कभी किराएदार के साथ में जाकर, जो मकान मालिक है उसके साथ में जाकर चाय पी लेना, कभी किराएदार के यहाँ मकान मालिक को चाय पी लेना, कभी रास्ता चलते सलाम नमस्ते, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो साल 2022 में फरवरी का महीना आता है, इस फरवरी के महीने में जो मकान मालिक होते हैं वो एक चीज़ नोटिस करते हैं। दरअसल जो विक्रम और रोशनी रह रहे हैं ये पिछले 2-1 दिनों से कमरे से बाहर नहीं आए हैं। अब चूंकि जब वो इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो थोड़ा सा उन्हें अजीब भी लगता है, क्योंकि अमूमन ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन फिर सोचते हैं कि हो सकता है कि नए नए कपल हैं, ना आए हों, कोई और वजह हो, कुछ रीज़न हो, इसलिए वो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 1-2 दिन तक तो वो इग्नोर कर पाते हैं, लेकिन 1-2 दिन जब और गुजर जाते हैं और उसके बावजूद भी जब उस कमरे से कोई भी बाहर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मकान मालिक को ऐसा लगता है कि एक बार चेक करना चाहिए। लिहाजा जो मकान मालिक होते हैं अब इस जो रूम था इस रूम के डोर पर पहुंचते हैं। लिहाजा उस डोर पे पहुंचने के बाद में सबसे पहले ये जो मकान मालिक होते हैं उस डोर को नॉक करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अमूमन दोस्तों इस मकान मालिक के साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि कई बार इस मकान मालिक का इस किराएदार के घर पर आना जाना हुआ था। और कभी भी अगर मकान मालिक किराएदार के गेट पर पहुंचते थे तो किराएदार दौड़कर गेट खोला करते थे और मकान मालिक को अंदर बुला लिया करते थे कि आओ अंकल चाय पी लो। लेकिन आज जब मकान मालिक ने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लिहाजा थोड़ी देर जब दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं तो थोड़ा सा जो दरवाज़ा होता है ये अंदर की साइड चला जाता है। तो मकान मालिक को ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद जो डोर है ये अंदर से खुला हुआ है। अब चूंकि इस मकान मालिक का ये खुद का घर था और कई बार इस कमरे में वो आए गए थे, यानी किराएदार नए भी नहीं थे उनके लिए, तो मकान मालिक सोचते हैं कि एक बार अंदर जाकर देख लेता हूँ कि क्या मामला है, सोए हैं, क्या बात है। तो जैसे ही वो डोर खुला हुआ होता है और मकान मालिक अंदर पहुंचते हैं तो अंदर जैसे ही मकान मालिक पहुंचते हैं तो इनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो अंदर का दृश्य होता है वो किसी को भी विचलित कर सकता था। दरअसल इस कमरे के अंदर जहां पर ये विक्रम और रोशनी रहा करते थे, विक्रम तो वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो रोशनी है उसकी डेड बॉडी वहीं पर बेड पर पड़ी हुई है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी जो डेड बॉडी है इसे मारने के लिए, इस लड़की को मारने के लिए शायद इसकी ही चुनरी का, इसके ही दुपट्टे का इस्तेमाल किया गया है।
और इसके गले को दबाकर और वहीं पर इसकी डेड बॉडी को छोड़ दिया गया है। अब दोस्तों, मकान मालिक जब इस रोशनी की डेड बॉडी देखते हैं तो सबसे पहले उनके मन में जो ख्याल आता है वो विक्रम के बारे में आता है कि विक्रम कहाँ गया। लिहाजा मकान मालिक घबराए हुए तुरंत विक्रम को कॉल लगाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही विक्रम को कॉल लगाते हैं तो जो नंबर था वो नंबर लगता नहीं है। अब मकान मालिक बेचारे घबराए हुए से सीधा तुरंत पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं, पुलिस थाने पहुंचते हैं। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये पूरी रिपोर्ट पुलिस वालों के सामने बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि इस तरीके से उनके घर में 2 किराएदार रहा करते थे और उसमें से जो लड़की रोशनी है उसका कत्ल हो चुका है। उसकी जो डेड बॉडी है ये हमारे ही घर में जहाँ पर वो किराए पर रहते थे वहीं पर पड़ी हुई है। लिहाजा पुलिस वाले भी इस पूरे मामले में देर नहीं करते, तुरंत पहुंचते हैं, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और इससे मकान मालिक से पूछताछ करते हैं कि कौन रहता था। तो ये बताते हैं, ऑलरेडी बता चुके थे कि विक्रम नाम का एक व्यक्ति था। मकान मालिक से पुलिस वाले विक्रम का मोबाइल नंबर लेते हैं एंड जैसे ही मोबाइल नंबर को लगाते हैं तो जो विक्रम था ये इतना ज़्यादा चालाक, इतना ज़्यादा छटा हुआ था कि इसने पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए मोबाइल नंबर जो था वो ऑन रखकर उसकी साइलेंट कर उसको और किसी बस में या फिर किसी ट्रेन में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वाले लगातार गुमराह होते रहते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे केस के अंदर समय गुजरना चालू हो जाता है, समय गुजरने लगता है, पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है। दोस्तों, 10 दिन गुजर जाते हैं, 20 दिन गुजर जाते हैं, महीना भर गुजर जाता है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। दोस्तों, इस केस में पुलिस पूरी तरीके से छानबीन तो कर रही थी, महीना 1.5 महीना, यहाँ तक कि अब तक 2 महीने गुजर चुके थे और इन 2 महीनों के अंदर पुलिस के पास में सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों, 2 महीने के बाद तक पुलिस वालों के हाथ इसलिए खाली थे कि जो विक्रम था ये बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत ज़्यादा चतुर किस्म का व्यक्ति था। इसने अपने मोबाइल की लोकेशन से पुलिस को लगातार गुमराह किया था। कभी लोकेशन कहीं की बताती थी, कभी कहीं की। पुलिस वाले वहां पहुंचते तो वहां पर ना बंदा ना बंदे की जात। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं आप लोग को एक पुलिस का स्वभाव बता दूं। अगर पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है पुलिस से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और वो पुलिस को छकाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को अपने आप से कमतर आंक रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति पुलिस वालों की आंखों की किरकिरी बन जाता है और ऐसे में वो पुलिस वालों के जो उनका एक तरीके से साहस होता है और उनका जो सब्र होता है, उनका जो पेशेंस होता है, उसका इम्तिहान ले रहा होता है और ऐसे में वो पुलिस वालों के गुस्से का शिकार होता है। लिहाजा पुलिस वाले भी अब इस व्यक्ति को किसी भी हाल में ढूंढना चाहते थे, क्योंकि ये व्यक्ति पुलिस से आंख मिचौली कर रहा था। लिहाजा पुलिस वाले भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और अपने तमाम मुखबिर ये सारी चीज़ें एक्टिव करते हैं और इस व्यक्ति का जो फोटोग्राफ्स था उन फोटोग्राफ्स को जगह जगह पर, सोशल मीडिया पर, हर एक जगह पर वायरल कर देते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद में समय लगातार गुजरता ही रहता है। उसके बाद में तारीख आ जाती है 10 अप्रैल साल 2022 और इसी 10 अप्रैल साल 2022 को पुलिस के पास में उसके ही एक मुखबिर का कॉल आता है और वो मुखबिर पुलिस को बताता है कि आप जिस व्यक्ति विक्रम को ढूंढ रहे हैं, दरअसल ये व्यक्ति तो राजस्थान के अलवर में छुपा हुआ है। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस वालों को पता चलती हैं तो पुलिस वालों के चेहरे पर चमक आ जाती है कि एक व्यक्ति जो पुलिस को पिछले 2-2.5 महीने से छका रहा है, उस व्यक्ति के बारे में एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को मिली है। लिहाजा पुलिस वालों की जो एक टीम होती है वो राजस्थान के इसी अलवर में पहुंचती है एंड अलवर में जब पुलिस पहुंचती है तो ये जो व्यक्ति विक्रम जो होता है ये पुलिस को दिखाई पड़ जाता है एंड उसके बाद में पुलिस वाले तुरंत इस विक्रम को अरेस्ट करते हैं एंड अरेस्ट करने के बाद में इसे थाने लेके आ जाते हैं। एंड दोस्तों, पुलिस थाने में लाने के बाद में जब इस व्यक्ति को फ्रंट सीट पर बैठाकर जब इससे पूछताछ की जाती है तो इस व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे पुलिस को ये लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ में है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों की नज़र में और आम नज़र में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पुलिस वालों की नज़र बहुत ज़्यादा पार की नज़र होती है। पुलिस वाले बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले इससे पूछताछ कर रहे थे तो उसी बीच में इस व्यक्ति की नज़र वहीं पर पुलिस थाने में लगे हुए नोटिस बोर्ड पर जा रही थी। दोस्तों, आमतौर पर पुलिस स्टेशन के अंदर जो नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं उन नोटिस बोर्ड पर या तो वांटेड लोगों की फोटोग्राफ्स चिपकी होती है या फिर उन लोगों के फोटोग्राफ्स लगे होते हैं जो लोग गुमशुदा होते हैं, जो पुलिस को मिले नहीं होते और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई होती है। लिहाजा जब ये व्यक्ति अंदर ही अंदर उस नोटिस बोर्ड पर नज़र डाल रहा था तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि इसकी नज़र नोटिस बोर्ड पर जा रही है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि नोटिस बोर्ड दिख रहा है एंड उसके बाद में इस व्यक्ति से पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम इस नोटिस बोर्ड पर क्या देख रहे हो, क्या तुम इस लड़की को जानते हो जिस लड़की का फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये व्यक्ति जिसका नाम विक्रम होता है ये कहता है कि हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ। अब जैसे ही ये कहता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ तो पुलिस वाले थोड़ा राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर जिस लड़की की लगी हुई थी, इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा हुआ काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था, लेकिन इस लड़की के बारे में पुलिस वालों के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लिहाजा पुलिस वालों को भी लगता है कि एक केस के
चक्कर में ये दो केस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, या ये रोशनी का हम लोग केस सुलझा रहे हैं और ये जो एक और गुमशुदगी का केस है वो सॉल्व हो जाएगा। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस व्यक्ति से पूछताछ करती है कि बताओ ये लड़की आखिरकार तुम्हें कहाँ मिली थी और तुम इसे कैसे जानते हो। तो ये जो विक्रम होता है ये कहता है कि साहब, इस लड़की का नाम तो पूजा शर्मा है और इस लड़की को मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफ़ी पहले मार दिया है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो बड़ा अचरज में पड़ते हैं। तुरंत वहीं की जो डीसीपी होती है ऋचा तोमर जी, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। बताया जाता है कि मैम, हम रोशनी के मामले में जिस अभियुक्त को हमने पकड़ा है, जिससे गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो वो एक और केस के बारे में बता रहा है जो नोटिस बोर्ड पर तस्वीर लगी हुई है पूजा शर्मा नाम की लड़की की, उसके बारे में बता रहा है कि उसने उसका भी कत्ल कर दिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। लिहाजा जो डीसीपी ऋचा तोमर जी होती है वो तुरंत मौके वाली जगह पर पहुंचती है जहां पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा हुआ था। एंड उसके बाद में इस व्यक्ति से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाती है। डीसीपी ऋचा तोमर जी इस व्यक्ति विक्रम से पूछताछ करते हैं कि बताओ तुम पूजा को कैसे जानते हो। तो उसके बाद में ये जो विक्रम होता है ये बताता है कि दरअसल मेरा एक दोस्त है संजय, और ये जो पूजा शर्मा थी ये संजय से मोहब्बत किया करती थी, और उसके बाद में जो पूजा शर्मा थी संजय से शादी करना चाहती थी और संजय शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच में पूजा शर्मा इस विक्रम से मिलती है और उससे कहती है कि मेरी मदद करो कि तुम्हारा जो दोस्त संजय है, ये पहले तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा सपने दिखाए लेकिन अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है और इसी का फ़ायदा मैं उठाता हूँ। उसके बाद में मैं और मेरा दोस्त इसे लेकर ग्वालियर पहुँच जाते हैं। एंड ग्वालियर पहुँचने के बाद में हम लोग उस पूजा शर्मा के साथ में दुष्कर्म करते हैं। एंड दुष्कर्म करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर कुछ इस तरीके से रखते हैं कि उसका जो चेहरा था ये पूरी तरीके से डैमेज, कुछ इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाना था कि किसी भी एंगल से इस पूजा शर्मा की शिनाख्त ना हो सके। यानी इस व्यक्ति के कत्ल करने का अंदाज, इस कत्ल करने की इसकी प्लानिंग इतनी ज़्यादा पुख्ता थी कि किसी भी तरीके से ये पुलिस की गिरफ्त में आ नहीं सकता था, और ऐसा ही हुआ था इस पूजा शर्मा वाले मामले में। ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ ही नहीं, पूजा शर्मा की शिनाख्त हो ही नहीं पाई। लेकिन अगर ये रोशनी वाले मामले में नहीं पकड़ा जाता, रोशनी वाले मामले में खुलासा नहीं होता, तो शायद पूजा शर्मा वाला जो केस था वो कभी खुल ना पाता। उसके बाद में पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमने रोशनी की हत्या क्यों की, क्योंकि रोशनी के साथ तो तुम रह रहे थे, तुम शादीशुदा थे। तो उसके बाद में ये विक्रम बताता है कि दरअसल रोशनी से मेरी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। रोशनी एक देह व्यापार करने वाली लड़की थी। रोशनी मुझे अच्छी लग जाती है, रोशनी को मैं अच्छा लग जाता हूँ। उसके बाद में हम दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों लिव इन में रहने लगे। उसके बाद में हम लोग लिव इन में रहने लग जाते हैं इसी करदनी थाना क्षेत्र में। एंड उसके बाद में मैं रोशनी से कहता हूँ कि तुम जो देह व्यापार का काम करती हो उस काम को छोड़ दो। लेकिन जो रोशनी थी वो कहती है कि देखो, मैं ये काम शौक के लिए नहीं करती। दरअसल जो मेरे पिता हैं वो जेल में बंद है और उनकी ज़मानत के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। 1,00,000-1,50,000 रुपए मैंने इकट्ठे भी किए हैं, लेकिन मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है। अब जैसे ही ये बातें रोशनी की विक्रम सुनता है तो विक्रम को रोशनी के प्रति हमदर्दी होती है, और उसके बाद में वो कहता है कि तुम काम छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए पैसे अरेंज करूंगा। लेकिन रोशनी थोड़ी खुददार किस्म की लड़की थी। वो कहती है कि तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं अपने बारे में सोच लूंगी, मैं अपने बारे में कर लूंगी। और उसके बाद में रोशनी पैसे वगैरह इकट्ठे करती रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो उसके बाद में 6-7 महीने जब रोशनी इस विक्रम के साथ में रह लेती है, तो उसके बाद में एक दिन रोशनी इस विक्रम से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कब तक हम लोग ऐसे लिव इन में रहते रहेंगे। अब जैसे ही शादी करने की बात आती है तो विक्रम इनकार कर देता है। वो कहता है कि शादी हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग लिव इन में रह रहे हैं, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भला दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों शादी करने की ज़रूरत आन पड़ रही है। तो उसके बाद में रोशनी कहती है कि अभी मेरी उम्र महज 24 से 25 साल के आसपास है, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरेगी तो मेरी जो जवानी है ये जवानी भी ढलेगी, तो ऐसे में अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। अब जैसे ही ये बातें विक्रम सुनता है तो विक्रम को लगता है कि शायद ये उसके गले की फांस बन सकती है। विक्रम को लगता है कि शायद वो इसके शादी कर कर इसके चक्कर में फंस सकता है। इसीलिए ये जो विक्रम था फरवरी के महीने में साल 2022 में रोशनी की सोते हुए उसकी गला दबाकर हत्या करता है। एंड वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। जब ये सारी बातें पुलिस वालों के सामने बता देता है तो पुलिस वालों को भी लगता है कि चलो ठीक है, दोनों मामलों का खुलासा हो गया। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले जिसको सब सच मानकर सब सच मान बैठे थे, ये बस इस पूरे केस का महज 2 से 3% के आसपास ही था। अब क्योंकि दोस्तों अगर किसी के बयान पुलिस वालों के सामने हो तो वो बयान कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होते, इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि इन दोनों पहलुओं पर जो दोनों केस इसने खुलासा किया है पुलिस वालों के सामने, इन दोनों केसों में अगर पुलिस को कुछ सबूत हत्या लग जाए तो शायद इस व्यक्ति को सज़ा दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड उसके बाद में पुलिस वाले जब इस पूरे केस में, इन दोनों केसों में छानबीन शुरू करते हैं और जो अलग अलग पहलू से अलग अलग बिंदुओं पर छानबीन करते हैं,
तो दोस्तों एक ऐसी कहानी निकल के आती है कि जिस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वालों के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये जो विक्रम है इसकी उम्र महज 24 साल के आसपास है। लेकिन 4 से 5 साल पहले इसने अपना घर छोड़ दिया था। और इस व्यक्ति की लड़कियों के प्रति इतनी ज़्यादा भूख थी कि जब गाँव के अंदर इसकी भूख मिट नहीं पाई तो ये बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद में इसने बड़ी साजिश की। ये अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से भेष बदल कर मिलता। किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर बताता तो किसी को आर्मी ऑफिसर बताता। अब ये चूंकि ये अपना हेयर कट वगैरह चूंकि आर्मी के ऑफिसर की तरह रखता तो हर कोई इस पर यकीन कर लेता। एंड उसके बाद में ये 15 से 16 साल की बच्चियों को टारगेट करता, उनसे दोस्ती करता और उसके बाद में उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। जो कोई लड़की इससे शादी करने की जिद करती तो उसके बाद में उसे रास्ते से हटा देता। इसी तरीके से ये चलता रहता है और इस तरीके से इसने तकरीबन 50 से ज़्यादा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। और दोस्तों हमारे संविधान में और हमारा जो देश है उसका कानून ये है कि अगर लड़की नाबालिग हो तो उसके साथ में सहमति से किए हुए भी जो संबंध होते हैं, जो उसका शारीरिक शोषण या फिर उसके साथ में इंटीमेट होना, ये एक तरीके से गैर कानूनी है और ये रेप की कैटेगरी में ही आता है। तो इसी वजह से मैंने थंबनेल पे भी लिखा था कि इसने 50 से ज़्यादा लड़कियों का रेप किया। अब दोस्तों उसके बाद में ये रहता रहता है इसी तरीके से इसमें, चूंकि अब ये सारे जब केस पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस बड़ा हैरान होती है। उसके बाद में पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम इस तरीके के केसेस कर कर बचते कैसे रहे। तो ये बताता है कि दरअसल मैं जिस इलाके में भी जाता तो वहाँ पर एक इज्जतदार फैमिली में जाता और वहाँ पर अपने आप को एज ए आर्मी ऑफिसर दिखाता। उसके बाद में उसी फैमिली में घुल मिलकर रहने लगता। इसकी वजह से पुलिस को मेरे ऊपर शक भी नहीं होता है। पुलिस जब इस पूरे मामले में छानबीन कर ही रही थी तो साल 2019 का एक और मामला निकल के आता है। इसने अलवर से एक 16 या 17 साल की लड़की को उठाया था, किडनैप किया था। अब उस लड़की का नाम तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि लड़की नाबालिग है, तो उसकी प्राइवेसी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में उस लड़की को इसने उठाया, उसके बाद इसे महुआ लेकर गया और वहाँ पर उसके साथ में दुष्कर्म किया एंड उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। और इसी तरीके से ये पिछले 2 महीनों से राजस्थान के अलवर में छुपा हुआ था एक फैमिली के यहाँ पर। और इसने वहाँ पर कहा था कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ और यहाँ पर अपनी बस सेवाएं देने के लिए आया हूँ। तो इस तरीके से ये जो व्यक्ति था ये काफ़ी ज़्यादा क्लेवर, काफ़ी ज़्यादा चतुर था। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में जेल में भेजा, इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, ऐसे चतुर व्यक्ति को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल पर जो कहानी सुनाने का तरीका है, कहानी आप लोग जो सुन रहे हैं उसमें आप लोगों को कौन सी चीज़ में कमी या फिर कुछ ऐसा जो आपको चाहिए थोड़ा इंप्रूवमेंट, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।